गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टॉपिक स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में आपको बताया गया था कि अगर हमें कोई भी किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन दिया जाए तो उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमने डिस्कस किया था, दैट वाज परसेंटेज मेथड, जिसमें हमने 3 फर्दर मेथड डिस्कस किए थे, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, देन वी डिस्कस्ड मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, formality of a solution, and then we discussed molality of a solution. अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की जो होती है उसे कैलकुलेट क्यों किया जाता है, उसके पीछे एक बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है। अदरवाइज देखने में तो लगता है कि मोलैरिटी एक बहुत अच्छी यूनिट है, हमें इसी की सेंस में सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बतानी चाहिए, लेकिन नॉर्मेलिटी का एक कारण है। एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए हमें HCl दिया जाए तो हम जानते हैं कि ये एक एसिड है और ये अपना एक्शन तब शो करता है जब ये अपने आयंस में टूट जाए। इस हिसाब से अगर हमें 1 मोल HCl दिया जाए तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल से एक H+ आयन निकलता है तो यहाँ पर मैक्सिमम 1 मोल H+ आयन्स निकल सकते हैं, और 1 मोल का मतलब 6.022 10⁻23 H+ आयन्स निकल सकते हैं। लेकिन अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, सो इट मीन्स इसमें से 2 H+ आयन निकलते हैं एक मॉलिक्यूल में से। तो अगर हमने 1 मोल HCl लिया तो वहाँ से हमें 1 मोल नहीं 2 मोल H+ आयन मिलेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से 2 आयन निकलते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर, तो आयन्स की संख्या डबल हो गई। तो हम ध्यान से देखें तो हम कहेंगे कि अगर H2SO4 का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 H+ आयन निकलते हैं, जबकि HCl का एक टूटे तो 1 निकलता है। इट मीन्स अगर हमने 1 मोल HCl लिया और 1 मोल H2SO4 लिया तो 1 मोल H2SO4 में H+ आयन्स की संख्या HCl से डबल होगी। तो अगर दोनों की मोलैरिटी 1 मोलर हो तो देखने में लगेगा कि दोनों सेम कंसंट्रेशन की हैं, लेकिन क्योंकि H2SO4 में H+ आयन की संख्या ज़्यादा होती है, डबल होती है, इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। इस कारण से हमें लगता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, स्पेशली एसिड हो या बेस हो, क्योंकि एसिड में H+ आयन निकलते हैं, बेस में OH- आयन निकलते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं हम, NaOH है तो NaOH में तो एक OH- आयन आएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम एग्जांपल लें तो हम जानते हैं कि इसमें 2 OH- आएंगे। यानी हम ये कहेंगे कि अगर 1 मोलर NaOH है तो इसमें OH- आयन होंगे 1 मोल, जबकि अगर 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें OH- आयन होंगे 2 मोल्स। सो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हमें इस फैक्टर को एडजस्ट करना होगा, तभी एक अच्छी यूनिट बन सकती है। इसलिए नॉर्मेलिटी के बारे में सोचा गया। अगर कोई एसिड है तो वो अपना एक्शन शो करता है H+ आयन्स के संख्या के कारण, और एसिड का एक्शन होता है बेस को न्यूट्रलाइज करना। इसलिए किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल से जितने H+ आयन निकलते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, और इसी कारण H+ आयन HCl में एक होता है तो उसे मोनोबेसिक एसिड कहा जाता है। H2SO4 में 2 होंगे तो उसे डाइबेसिक आयन कहा जाता है, और H3PO4 में वो 3 होंगे तो उसे ट्राइबेसिक आयन कहा जाता है। सिमिलरली अगर कोई बेस दिया जाए तो उसमें जो OH- आयन्स की संख्या है
क्योंकि ये OH माइनस आयंस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में काम आते हैं, तो OH माइनस आयंस की संख्या एसिडिटी होती है। और इसी प्रकार से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वहाँ से एक OH माइनस आयन निकल सकता है, तो उसे मोनो एसिडिक बेस कहा जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वहाँ से 2 OH माइनस आयन निकल सकते हैं, तो उसे डाई एसिडिक बेस कहा जाएगा। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वहाँ से 3 OH माइनस आयन निकल सकते हैं, तो उसे ट्राई एसिडिक बेस कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि हमें जो ये बेसिसिटी और एसिडिटी है, इसे मैनेज करना पड़ेगा। इसको मैनेज करने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि देखिए, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसमें हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हम कहें कि 1 मोल HCl, तो इसके अंदर H प्लस आयन है 6.022 10⁻⁻23। हम कहें 1 मोल H2SO4, तो इसमें H प्लस आयन्स हो गए दुगने। क्या कारण है कि H2SO4 की बेसिसिटी डबल है, 2 है। तो अगर मुझे इन दोनों की वो अमाउंट लेनी हो जो इक्वल इफेक्ट पैदा करे, इक्वलेंट अमाउंट कहा जाएगा उसे, तो हम कहेंगे कि जितना इफेक्ट 1 मोल HCl पैदा करता है, उतना इफेक्ट आधा मोल H2SO4 पैदा करता है। यानी हम कहेंगे कि जितना इफेक्ट HCl का मोलिकुलर मास पैदा करता है, H2SO4 के मोलिकुलर मास का आधा ही उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेता है। तो हम ये कहेंगे कि किन्हीं 2 एसिड्स का वो मास जो इक्विवेलेंट इफेक्ट पैदा करे, वो इक्विवेलेंट मास होगा, और वो उस एसिड की बेसिसिटी से डिवाइड करने पर निकलेगा, जैसे हमने H2SO4 का 2 से डिवाइड किया था। सिमिलरली अगर कोई बेस हो, ये तो इक्विवेलेंट मास था एसिड का, अगर कोई बेस हो तो एक बेस का इक्विवेलेंट मास हम निकाल सकते हैं उस बेस के मोलिकुलर मास को एसिडिटी से डिवाइड करके। और इस प्रकार से बजाय कि नंबर ऑफ मोल्स के, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जब कैलकुलेट किए जाते हैं तो वो किए जाते हैं वेट ऑफ एसिड और बेस बाय मोलिकुलर मास, जबकि इक्विवेलेंट इफेक्ट मोलिकुलर मास नहीं, इक्विवेलेंट मास निकालता है। इसलिए मोलिकुलर मास की बजाय हमें वो क्वांटिटी चाहिए जहां इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की गई हो। इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिए जाते हैं, और फिर उसका फॉर्मूला बन जाता है वेट ऑफ एनी एसिड और बेस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। और इस प्रकार जहाँ मोलैरिटी में हम ये देखा करते थे कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिजोल्व हैं, नॉर्मेलिटी में हम देखेंगे कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व हैं। और इस प्रकार से हमें कहेंगे कि वो यूनिट बन जाएगी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर कैपिटल N। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है कि उसकी नॉर्मेलिटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो उसे 1N लिखा जा सकता है, और उसे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से नॉर्मेलिटी को स्पेशली एसिड्स और बेसिस के केस में यूज किया जाता है, ताकि इक्विवेलेंट मास को एडजस्ट किया जा सके। तो आज हमें सिर्फ नॉर्मेलिटी वाले मेथड को करना है, ताकि कल रिमेनिंग मेथड्स को करके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने वाले मेथड्स को हम कंप्लीट कर सकें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।